नमस्कार प्रियजनों, आज मैं आप लोगों से मंगल दोष, भय, भ्रांति, नवांश की उपेक्षा, समाज और वास्तविक ज्योतिष विषय पर बात करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत गंभीरता से सुनेंगे और सही ज्योतिष के प्रचार प्रसार में आप जरूर सहयोग करेंगे, जिससे सबका भला हो। आज भारत में यदि विवाह ज्योतिष से संबंधित सबसे अधिक भय फैलाने वाला कोई शब्द है तो वह है मंगल दोष। सच कहें तो यह महामारी की तरह भारत से बाहर भी हिंदू लोगों के परिवार तक फैल गया है। करोड़ों लोग विवाह से पहले केवल यही पूछते हैं कि बालक मंगली तो नहीं है, बालिका मंगली तो नहीं है। ऐसा वातावरण बना दिया गया है मानो मंगली होने पर विवाह संबंध नष्ट हो जाएगा, पति या पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, वैवाहिक जीवन असफल हो जाएगा। परंतु प्रश्न ये है कि क्या वास्तविक ज्योतिष केवल मंगल किस भाव में है यह देख कर निर्णय सुना देती है। यदि ऐसा होता तो संसार के सभी तथाकथित मंगली लोगों का विवाह असफल होना चाहिए था, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है नवांश की उपेक्षा करना, और जैसा विभिन्न विद्वान लोगों ने बताया है उसको अधूरा समझकर भ्रांति और भय फैलाया जा रहा है और निर्दोष जनता की अपूरणीय क्षति हो रही है। आज अधिकांश लोग केवल जन्म कुंडली D1 देखकर विवाह का निर्णय कर देते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि में कहा गया है कि लग्ने नूनम चिंतये देह भावम होराया वै संपदाद या सुखम च द्रेष्काणेन बंधु सौख्यम विचिन्त्य नवांशे तु कलत्र सौख्यम। अतः बिना नवांश विश्लेषण के विवाह संबंधी निर्णय अधूरा हो सकता है। केवल मंगल नहीं बल्कि वास्तविक विवाह विश्लेषण में यहाँ बताए जा रहे सभी तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है, मतलब उस सप्तम भाव के भाव स्वामी की क्या स्थिति है, किस राशि में है, कितना दुष्ट ग्रह के प्रभाव में है और कैसी शुभ दृष्टि प्राप्त कर रहा है, वह का किस भाव में स्थित है और किस अवस्था में है, नक्षत्र स्वामी की क्या स्थिति है, उप नक्षत्र स्वामी की क्या स्थिति है और जन्म समय बिल्कुल शुद्ध है। तब सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी को भी देखें कि उसकी क्या स्थिति है, और यह भी स्पष्ट कर दे रहा हूं कि किसी ग्रह की क्या स्थिति है और वह विचारणीय भाव के लिए कैसा है, कितना बलवान है, क्या अपनी दशा और अंतर्दशा में अभीष्ट फल दे सकेगा। यह 100% सही तथ्य है कि यह बताने में ही ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान चाहिए। इसके अभाव में 99.99% विद्वान ज्योतिर्विद लोगों से भी गलती होती है।
तो आप लोग खुद विचार करिए कि होरोस्कोप के 1 या 2 या 4 या 7 या 8 या 12 भाव में मंगल देखते ही कैसे कहने का लोग दावा करते हैं कि होरोस्कोप में मंगल वैवाहिक कष्ट देने वाला बहुत क्रूर ग्रह है। ये दोष कैसे लोग बताकर गुमराह कर देते हैं और लोग भटकते रहते हैं। पुनः स्मरण करा दे रहा हूं कि वास्तविक विवाह विश्लेषण में यहाँ बताए जा रहे सभी तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सप्तमेश की क्या स्थिति है, उसको भी जैसा अभी पहले बताया वैसे ही उसका भी विचारण करना है। और इसी तरह शुक्र गुरु नवांश दशा, गोचर ग्रह अवस्था, नक्षत्र उप स्वामी सब लॉर्ड मानसिक दशा, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति, इन सबको विचार किए बिना केवल बहुत अशुभ मंगल होरोस्कोप के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में से किसी एक में है कह देना अत्यंत सरल है। जबकि पाराशर जी ने अपने ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र के ग्रह अवस्था अध्याय में ग्रहों की अवस्थाओं का अध्ययन करके तब फलित बताने के लिए कहा है। मंगल की नृत्य लिप्सा अवस्था के विषय में पाराशर जी शुभ फल बताते हैं कि राज्य से धन, दानशीलता, सुख, समृद्धि फल मिलते हैं। और आगे कहा है कि यदि मंगल ग्रह होरोस्कोप के प्रथम या द्वितीय या सप्तम या दशम किसी एक भाव में नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो जातक सभी तरह से सुख प्राप्त करता है। और ये कहा है कि नृत्य लिप्सा अवस्था में मंगल यदि अष्टम और नवम भाव में हो तब जातक अनेक दुख पाने वाला, धर्म हानि से युक्त होता है और अब मृत्यु से भय होता है। और पुनः कहा है कि 12वें मंगल नृत्य लिप्सा अवस्था में है तो मनुष्य के पुत्र नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी ने कहा है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि पाराशर जी ने मंगल की नृत्य लिप्सा अवस्था जानकर तब उन भाव में मंगल का फलित कहा है, जबकि लोग केवल लग्न चक्र से और ग्रह की अवस्था जाने बिना गलत कथन करते हैं। अब विचारणीय बात यह है कि जिन भावों को आधुनिक ज्योतिषी मंगल दोष कहकर भय का कारण बनाते हैं, उन्हीं भावों में पाराशर जी कुछ अवस्थाओं में अत्यंत शुभ फल भी बता रहे हैं। और लोग पाराशर जी के उपदेश को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि ग्रह की अवस्था किसी सॉफ्टवेयर से जाना जा सकता है, तो उसको भी देख लें। बहुत अचरज की बात है कि लोग ग्रह की अवस्था बालक और युवा और वृद्ध आदि आदि जानते हैं, जिसका मंगल की नृत्य लिप्सा अवस्था से कोई संबंध नहीं है। मतलब शास्त्रीय ग्रंथों को यांत्रिक रूप से नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ग्रह अवस्था अध्याय में एक स्थान पर 12वें मंगल से पुत्र हानि जैसा कठोर फल भी कहा गया है। लेकिन सबसे पहले पाराशर जी ने ग्रह अवस्था अध्याय में कहा है। ये बात गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, ना कि केवल 12वां भाव में मंगल देख लिए तो पूरा ज्योतिष अध्ययन पूरा हो गया। यदि उसे शब्दशः सत्य मान लें तो संसार के प्रत्येक 12वें मंगल वाले व्यक्ति के पुत्र मर जाने चाहिए, जो व्यवहार में असत्य है। क्योंकि मेरे पास इन सभी बातों का समुचित उत्तर देने के लिए जरूर कुछ जन्म विवरण हैं, जिनके आधार पर बने होरोस्कोप और जातक लोगों का सफल जीवन देखते हुए मैं अपनी बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इससे स्पष्ट है कि शास्त्रीय श्लोक संदर्भ आधारित होते हैं। दशा, अवस्था, दृष्टि, बल, योग और संपूर्ण होरोस्कोप का अध्ययन करना आवश्यक है और केवल एक सूत्र से जीवन का निर्णय नहीं हो सकता है। अब इस हेतु एक अध्ययन यह भी है कि बृहस्पति मंगल दोष को शांत कर सकता है। अनेक अनुभवी ज्योतिषियों का अनुभव है और परिहार में भी लिखा है कि यदि मंगल पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव हो, दृष्टि हो, युति हो अथवा अन्य संबंध द्वारा बृहस्पति की शुभता मंगल को प्राप्त हो रही है तो मंगल की उग्रता अत्यधिक कम हो जाती है।
इसलिए केवल मंगल अमुक भाव में है और बहुत दोष उत्पन्न हो गया है कहना सही नहीं है। कुछ लोग तो मंगल और राहु को एक साथ पहले बताए गए किसी एक भाव में देखकर अंगारक दोष तक बताते हैं, तो क्या वास्तव में यह उतना भयंकर है या ये बात कैसे कह रहे हैं, विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मंगल राहु युति को अंगारक दोष कहकर भी अत्यधिक भय फैलाया जाता है। परंतु प्रख्यात मुकुंद दैवाज्ञ इंडियन एस्ट्रोलॉजर एंड रिसर्चर के शोधानुसार राहु के साथ रहने पर मंगल की अंगारक शक्ति अनेक स्थितियों में क्षीण हो सकती है। व्यवहार में भी यह युति तकनीकी प्रतिभा, अनुसंधान क्षमता, राजनीतिक साहस अथवा असाधारण सफलता दे सकती है। KP एस्ट्रोलॉजी और EPS एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से वैवाहिक असफलता का कारण केवल मंगल नहीं माना जाता है। KP के अनुसार कोई भी ग्रह यदि सप्तम भाव से संबंधित हो, वह अत्यंत हानिकारक हो तथा दशा में सिग्निफिकेटर बन जाए तो वैवाहिक तनाव या विफलता दे सकता है। कुछ वरिष्ठ KP ज्योतिषियों ने यह विचार भी रखा कि मंगल जब सूर्य के नक्षत्र में होता है तब वास्तविक मंगल दोष अधिक सक्रिय हो सकता है, लेकिन यह भी तब सही हो सकता है यदि यह नियम कम से कम 100 हॉरोस्कोप में सही फिट बैठता हो, लेकिन ऐसा कोई अध्ययन किसी ने नहीं किया है। EPS एस्ट्रोलॉजी अर्थात एक्सटेंडेड प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस विश्लेषण को और आगे ले जाता है। इस सिस्टम से वैवाहिक संबंध हेतु कुंडली मिलान की विधि पर मैं अभी खुलकर बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसको अभी डॉक्टर काशीनाथ जी जनता के सामने प्रकाशित नहीं किए हैं, उसको केवल क्लास में बताया गया है। संक्षेप में यह है कि EPS एस्ट्रोलॉजी में CST, सबलॉर्ड, सबलॉर्ड, DBA और प्लैनेटरी इंटरलिंक्ड थ्योरी को भी महत्व दिया जाता है। मत है कि जब तक किसी अभीष्ट फलित के लिए ग्रहों की इंटरलिंक्ड चेन पूरी नहीं होती है, तब तक घटना वास्तविक रूप से घटित नहीं होती है। ग्रहों से अधिक समाज का असर वैवाहिक स्थिति पर होता है। ये बात इससे स्पष्ट है कि जब तक दहेज प्रतिषेध अधिनियम नहीं बना था और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं बना था, तब तक विवाह विच्छेद कम होते थे और अब छोटी छोटी बात पर परिवार न्यायालय पूरे देश का भरा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक 20 साल के अंदर अब पैदा होने वालों के हॉरोस्कोप में वैवाहिक विच्छेद करने वाले ग्रह की बार आ गई है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या विवाह का समय केवल ग्रह निर्धारित करते हैं? यदि ऐसा होता तो इतिहास में सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार विवाह प्रथाएं क्यों बदलती रही हैं? उदाहरणार्थ, भारत में विदेशी आक्रमणों और मुगल कालीन असुरक्षा के समय अनेक परिवार अपनी कन्याओं की सुरक्षा हेतु बहुत कम उम्र में विवाह किए। अब प्रश्न यह है कि क्या उस समय करोड़ों कन्याओं के ग्रह एक साथ बाल विवाह योग बना रहे थे, या समाज, भय, सुरक्षा और राजनीतिक परिस्थितियां विवाह की आयु को प्रभावित कर रही थीं? स्पष्टतः सामाजिक परिस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। अब ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के समय आधुनिक भारत में विवाह में देरी क्यों बढ़ी, यह भी विचारणीय है। अब शिक्षा बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, नौकरी की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, आर्थिक दबाव बढ़े और करियर प्राथमिकता बन गया। फलस्वरूप विवाह की औसत आयु बढ़ गई। इसमें सीधे सीधे सबकी हॉरोस्कोप में विवाह देरी से कराने वाले ग्रह नहीं प्रभावित करने लगे हैं। यदि 1956 के पहले बाल विवाह होता था या अधिकांश विवाह 15 वर्ष से 20 वर्ष में होते थे, जबकि आजकल विवाह की सामान्य आयु 28 वर्ष से 35 वर्ष तक पहुंच रही है, तो क्या करोड़ों लोगों की ग्रह दशाएं अचानक बदल गई हैं या समाज बदल गया है? यहाँ विवाह विषय पर ज्योतिष और समाज शास्त्र दोनों को साथ देखकर समझना होगा।
एक विचित्र बात यह है कि जाति समुदाय अनुसार भी विवाह का समय होता है, जहां हॉरोस्कोप का नियम शायद आंशिक लागू होता होगा, क्योंकि इस विषय पर कोई अध्ययन गंभीरता से नहीं हुआ है। मतलब भारत में या पूरे विश्व में विवाह केवल ग्रहों से निर्धारित नहीं होता। अनेक समुदायों में विवाह उनकी धार्मिक परंपराओं अनुसार होता है, जातीय रीति से होता है, कृषि चक्र अनुसार होता है, आर्थिक समय ठीक होने पर विवाह होता है और सामाजिक अनुमति के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए कुछ जातियों में फसल बिकने के बाद विवाह अधिक होते हैं। कुछ समुदायों में विशेष महीनों में विवाह निषिद्ध माने जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में विवाह समय की परंपराएं हिंदू विवाह मुहूर्त से भिन्न हो सकती हैं। यदि ऐसा है तो स्पष्ट है कि सभी लोगों का विवाह केवल व्यक्तिगत ग्रह दशा से नहीं बल्कि सामूहिक सामाजिक संरचना से भी प्रभावित होता है। अब हम कह सकते हैं कि भाग्य केवल जातक के ग्रहों से नहीं बनता है, तो जातक की वैवाहिक स्थिति भी उसी अनुसार प्रभावित होगी। मनुष्य का भाग्य केवल उसकी जन्म कुंडली से निर्धारित नहीं होता बल्कि उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता का, परिवार का, समाज का, आर्थिक व्यवस्था का, शिक्षा का, सरकार का, कानून का तथा राष्ट्र की परिस्थितियों का। उदाहरण के लिए भारत में कुछ विधि डिग्रीधारी लोग अत्यंत कम आय पर संघर्ष करते हैं, जबकि अमेरिका में साधारण नोटरी कार्य से भी अपेक्षाकृत अधिक आय संभव है। अतः एक ही ग्रह स्थिति अलग अलग देशों और अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न परिणाम दे सकता है। इसका मतलब वास्तविक ज्योतिष वैसी होनी चाहिए जो भय नहीं फैलाती है। नवांश और अन्य वर्ग चक्र भी देखती है, दशा देखती है, गोचर देखती है, अवस्था देखती है, समाज और समय को समझती है तथा संपूर्ण जीवन संदर्भ का अध्ययन करती है। जो ज्योतिष केवल मंगल दोष कहकर भय उत्पन्न करे, लेकिन नवांश और अन्य वर्ग चक्र न देखे, दशा न देखे, मैरिज की टाइमिंग न बताए, सामाजिक संदर्भ न समझे, उसका निर्णय अधूरा हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि मंगल दोष का विषय अत्यंत जटिल है। इसे केवल भय का व्यापार बना देना ज्योतिष और समाज दोनों के साथ अन्याय है। भविष्य का शोधपरक ज्योतिष संभवतः सही होरोस्कोप बनाना, सभी ग्रह अवस्था, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र, वर्ग चक्र, दशा, गोचर सबको साथ में लेकर चलेगा और ज्योतिषी का आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न होना जरूरी होगा और वह समाज, इतिहास, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान तथा वास्तविक जीवन परिस्थितियों को साथ लेकर चलेगा। तब ज्योतिष की स्थिति संदेहास्पद नहीं होगी। वर्तमान में भी वास्तविक ज्योतिष भय नहीं बल्कि विवेक, संतुलन और गहन विश्लेषण का माध्यम होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।